सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास रिंग की। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है और ये रिंग का रेडियस जो है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर ओ। मुझे कैलकुलेट करना है सेंटर ओ पे इस रिंग की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक सरफेस एलिमेंट ले लीजिए, लीनियर एलिमेंट हो गया dx। इस dx की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो dE इस तरफ काम करेगा यहां पर। ऐसा ही अगर ये एलिमेंट जस्ट इसके अलोंग इस पॉइंट पर देखता हूं तो उसका फील्ड ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो यानी ये क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस dx पे जो चार्ज होगा, इस dx पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो यानी ये फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इनफाइनाइट डायमीटर, क्योंकि अलोंग द डायमीटर इनफाइनाइट डायमीटर बनेंगे और हर डायमीटर एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट करते रहेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बिना कुछ सॉल्व करे हम बता सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर ये रिंग कंप्लीट ना हो के इसको तोड़ दिया जाए, मान लीजिए इतना हिस्सा रिंग का है, ये आर्क है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा, आर्क की वजह से निकालते हैं। और यहां पर मैं जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा वो इन टर्म्स ऑफ एंगल निकालूंगा, ताकि आपके पास आर्क जिस एंगल का हो आप वो एंगल पुट कीजिए और सीधा आपके पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। मान लीजिए ये एक आर्क है, ये आर्क अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंगल फाई बना रहा है। ठीक है, ये एंगल फाई है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है कैपिटल आर। तो हमने क्या किया, एक इसका मिड पॉइंट ले लिया। मान लीजिए मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया dx, और उसको क्योंकि हमें जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट है वो एंगल लेना है, तो dx को इन टर्म्स ऑफ एंगल कन्वर्ट किया। कैसे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से। तो क्योंकि रेडियस r है और ये स्मॉल एलिमेंटल एंगल d थीटा है, तो ये dx हो जाएगा r इंटू डी थीटा। ठीक भाई, अब ये r d थीटा मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में जब यहां से यहां आएंगे तो 5/2 और यहां से यहां तक -5/2, तो पूरा हमारे पास एंगल की टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए वो आगे की बात है। अब इस आर डी थीटा पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा dq। इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट O पर ऐसे dE बाहर की तरफ आएगा। अब इस dE के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो अलोंग दिस लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा dE cos थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा dE sin थीटा। ठीक है भाई, अगर ऐसा ही एक कंपोनेंट यहां लेता मैं, अगर आर डी थीटा यहां ना होकर यहां होता तो उसकी वजह से भी तो ऐसे आता फील्ड dE, उसके भी दो कंपोनेंट, एक ऐसे होता एक ऐसे होता, तो बात वही आ गई, dE sin थीटा न्यूट्रल कर रहे हैं और जो टोटल फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ dE cos थीटा से आएगा। तो हम dE निकाल लेते हैं, dE cos थीटा की वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे -5/2 से +5/2 तक। तो सबसे पहले dq निकालिए, dq कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना है फाई, तो चार्ज q अपॉन फाई, तो चार्ज पर यूनिट एंगल इनटू दिस एंगल डी थीटा, तो इस पे dq आ गया। बात समझ में आया, चार्ज पर यूनिट लेंथ ना लेके चार्ज पर यूनिट एंगल ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल निकालना है। ठीक है, थीटा वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो इस dq की वजह से इस पॉइंट, ये dq पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, dE इज इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर। dq की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए और टोटल फील्ड जो होगा वो dE cos थीटा रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वैल्यू यहां पे हो जाएगी -5/2 से 5/2। सॉल्व करने के बाद आपका एक्सप्रेशन आएगा 2kq sin 5/2 अपॉन 5r स्क्वायर। अगर ये हमारे पास कंप्लीट रिंग है तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2π। रखो 2π यहां पे, जब यहां पे 2π रखूंगा तो sin π अपॉन 2πr स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि sin पाई की वैल्यू कितनी होती है। sin पाई कितना होता है, sin 0 की वैल्यू 0, sin पाई की वैल्यू भी 0, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा रिंग की वजह से 0। अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री यानी पाई, तो sin π/2 अपॉन π/2 कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए, आपका अपने आप एक्सप्रेशन आता रहेगा। तो किसी भी उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। अगर हमारे पास ये रिंग है और रिंग को इस तरीके से रखा हुआ है और इसकी सेंटर से जाने वाली एक एक्सिस है, उस एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल बड़ा इजी है। रिंग का रेडियस कैपिटल आर, मान लीजिए उससे एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है,
रिंग के ऊपर स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने dx, ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx, या dl कॉल कर दीजिए, dl ले लिया, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे आ गया ना, इसको dl मान लीजिए। इस dl की वजह से जो चार्ज dq होगा वो निकाल सकता है आप आराम से, तो चार्ज dq निकल गया हमारा। इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर ऐसे de काम करेगा। अब इस de के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, de cos थीटा अलोंग द लाइन एंड de sin थीटा परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब फिर वही बात आ गई, अगर ये पॉइंट dl नीचे होता तो उसके भी दो कंपोनेंट होते, तो de sin थीटा एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते, तो यानी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, de cos थीटा। बिल्कुल, अब मुझे पता है आप लोग कर लोगे अब इसको आराम से। तो सबसे पहले dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, चार्ज कितना हुआ, q/2πr, पूरी जो लेंथ है वो कितनी है 2πr इंटू dl, ठीक है। इस dq की वजह से k dq अपॉन लेंथ, ये लेंथ कितना हुआ, पाइथागोरस लगा दीजिए, r² प्लस x², dq की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन आ गया kq/2πr r² प्लस x² इंटू dl, ठीक भाई। अब इस पॉइंट P पर इस DE आ गया तो टोटल फील्ड है DE cos थीटा, cos थीटा निकाल लीजिए इस ट्रायंगल से, तो DE cos थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वेरी कौन कर रहा है, DL, और जो DL है वो पूरा कहां से कहां तक है 2πr पूरी लेंथ पे, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 2πr तक, तो 0 से 2πr तक ये एक्सप्रेशन आपका बन गया। इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सारा फैक्टर तो फिक्स्ड है, सिर्फ लेंथ वेरी कर रही है, तो 2πr तक करेंगे, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अब सोचिए अगर ये पॉइंट P यहां O पर आ जाए तो x कितना हो जाएगा 0, और हमें फील्ड मिल जाएगा सेंटर पे। रखना जरा इस एक्सप्रेशन में, किसको 0 करेंगे, अगर P पॉइंट को O पे लाना है तो x को 0 करना पड़ेगा, तो x 0 करते ही सार E कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी हमने कैलकुलेट कर दिया कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्लियर, तो रिंग का केस समझ में आ गया। अब सोचो अगर रिंग की जगह पे डिस्क हो जाए तो क्या होगा, अगर डिस्क हो गई मेरे भाई तो सीधी सीधी बात है कि डिस्क, पहली बात तो अगर डिस्क है तो उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो जाएगा, इसकी सरफेस पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर सरफेस पे हो जाएगा तो लीनियर, वहां पे जो हमने चार्ज डेंसिटी लीनियर पे ली है, यहां पे सरफेस ले लीजिए, तो ये हमारे पास डिस्क हो गई, ठीक है भाई। इस डिस्क पे स्मॉल एलिमेंट लेंथ लिया करते थे हम रिंग पे, यहां पर तो लेंथ नहीं ले सकते, तो यहां पे हम स्मॉल एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं। मान लेते हैं जो डिस्क है ये बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट लेंथ की रिंग्स, जो इनफाइनाइट रेडियस की रिंग है उनसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तब जाके डिस्क बनी है। ऐसी एक रिंग एज्यूम कर लीजिए ये, जिसका रेडियस है y, ठीक, और ये y 0 से लेके कहां तक r तक वेरी कर रहा है, और इस रिंग का जो विड्थ है वो है dy, ठीक भाई। और इससे x डिस्टेंस पे पॉइंट P है, वहां पे फील्ड निकालना है। अब रिंग की वजह से यहां पे फील्ड निकालना हमने अभी देखा ही है क्या है, कितना होता है एक्सप्रेस। तो सबसे पहले आप देखिए इस रिंग पे चार्ज कितना होगा, dq सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस रिंग का जो सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस लेंथ 2π इंटू वाई, वाई रेडियस था रिंग का, ठीक है, इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी है dy, तो सरफेस एरिया आ गया रिंग का, और उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चार्ज आ गया रिंग के ऊपर। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने निकाला था प्रीवियस उसमें, देखें यहाँ पे, ठीक है, वो एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट कर देते हैं k dqx अपॉन x² प्लस y² की पावर 3/2, dq की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब ऐसी 0 से लेके r रेडियस तक टोटल हमारे पास, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0 से r तक इंटीग्रेट करके कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन x² प्लस r²। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन तो आ गया। इस एक्सप्रेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है कि मैं एज्यूम कर सकता हूं अगर ये पॉइंट P, ये जो x है ये 0 ना होके बहुत क्लोज है, छोटा है, x टेंड्स टू 0 है, तो जब ये पॉइंट P से क्लोज होगा तो एज कंपेयर टू दिस पॉइंट P ये रिंग जो होगी एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट करेगी। तो अगर ये इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट करेगी तो मैं इंटीग्रेशन 0 से r तक ना करके 0 से इनफाइनाइट तक अगर कर दूं तो एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और अगर इंटीग्रेट भी ना करूं, सीधा रखो ना कि x टेंड्स टू 0, x को 0 कर दो ना मेरे भाई। तो x को जैसे 0 करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी यहां से हमने वो एक्सप्रेशन निकाल दिया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में लेसन नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्क की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आपके लिए मैं कुछ चीजें देता हूं कि सोचो कि अगर आपके पास एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और होलो हेमीस्फीयर है, इसके पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक तो ये आपको निकालना पड़ेगा, निकाल के बताइएगा मुझे, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको बता देता हूं, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। एक आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज का लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है, लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सिलेंडर के अंदर और सिलेंडर के बाहर। अंदर तो आपको पता ही है कितना होगा, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी अंदर 0 है, बाहर निकालना है आपको, निकाल दीजिएगा। और सरफेस पे निकालना है, ये निकालिएगा। अगर सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग हुआ, ठीक है, तब क्या होगा, तब अंदर भी होगा। तो मेरे प्रीवियस एक्सरसाइज को लीजिए, प्रीवियस लेसन पे जाइएगा, वहां पर मैंने आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए कैलकुलेट करना सिखाया है, जिसमें मैंने बात करी थी कि अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्योंकि पूरे अंदर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कंडक्टिंग होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके सॉल्व कर दीजिएगा, और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेके अंदर बाहर दोनों के लिए सॉल्व कर दीजिएगा। आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, गॉसेस थ्योरम की हेल्प से भी और विदाउट कन्वेंशनल मेथड की वजह से भी, गॉसेस थ्योरम के हेल्प के बिना, दोनों तरीके से कोशिश कीजिए। एक तरह से आपके न्यूमेरिकल हो गए। अब ये हमारी कुछ बेसिक थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं इस चैप्टर की। अब मैं नेक्स्ट 2 लेसन लूंगा, जिन दोनों लेसन के अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा, और उन एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉलिड एंगल, एरिया वेक्टर का कंसेप्ट, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर गॉसेस लॉ लगाना है तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। उसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स, डाइपोल की वजह से फील्ड वगैरह, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने 2 लेसन्स में। वो हमें इस पूरे चैप्टर्स का बता देंगे कि भाई जो हमने पढ़ा है वो एक्चुअली में काम कैसे करेगा। तो मेरे उन दोनों लेसन्स के साथ बहुत जुड़े रहिएगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, 11th के लिए, और साथ साथ आपके जो लोग IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी काम आएगा। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरी नेक्स्ट 2 वीडियोस के लिए रहिए। उसके बाद ये चैप्टर हमारे पास कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पोटेंशियल और कैपेसिटर्स पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।